हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम हाजिर हैं दूसरे दिन दूसरे अध्याय के साथ आपके साथ एनसीईआरटी को रीड करने के लिए। हमारी सीरीज़ रीड एनसीईआरटी विद अस का दूसरा दिन है और इसमें हम कक्षा 9 के अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसको रीड करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपका पहला दिन है हमारे साथ इस सीरीज़ में, तो हमारी ये सीरीज़ कक्षा 9 के विज्ञान विषय की चल रही है, जिसमें हम सभी अध्यायों को रीड करने वाले हैं सीरीज़ में। और हमारी एक और सीरीज़ चल रही है जिसमें हम सभी प्रश्नों के उत्तर हल करते हैं। आप उस सीरीज़ से भी जुड़ सकते हैं और अपने सारे प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस अध्याय को पढ़ना। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ घी, दूध, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल या जूस शुद्ध है? रसोई में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुओं के चित्र यहाँ दिए हैं। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। वैज्ञानिकों के लिए ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। उनका मानना है कि ये सभी वस्तुएं जो हैं वो विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। वैज्ञानिक तभी किसी पदार्थ को शुद्ध कहेंगे जब उसमें जो मौजूद तत्व हैं वो समान रासायनिक प्रकृति के हों। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। ये सभी जो पदार्थ हैं वो कैसे हैं? मिश्रण है। तो मिश्रण क्या होता है, इसको चलिए हम जानते हैं कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आशवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। चीनी कैसा है? शुद्ध है, शुद्ध पदार्थ है, एक ही शुद्ध अवयव से बने होते हैं क्योंकि चीनी। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण जो है वो एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिलने को मिश्रण कहा जाता है। अब हम देखेंगे मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्रियाकलाप 2.1 में कक्षा को आ, व, सा और दा समूहों में बांटें। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो। समूह आ को दें। समूह बा को एक बीकर में 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण दें
और कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक सोडियम क्लोराइड समूह क्षार और दा को दें। दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह आ और समूह बा को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहेंगे। जिनकी बनावट समान हो उनको समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? विलयन। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं जल में नमक और जल में चीनी। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। ये क्या दिखाते हैं कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। समूह सा और दा ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है। इस तरह के मिश्रण को विस्मांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विस्मांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं। यहाँ हमने देखा कि जो समूह और दा के पास जो मिश्रण है जिनके अंश कैसे हैं, भौतिक दृष्टि से अलग अलग पृथक पृथक, उस मिश्रण को क्या कहा गया है? विस्मांगी मिश्रण। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विस्मांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। क्रियाकलाप 2.2। आइए पुनः कक्षा को 4 समूह आ, बा और सा और दा में बांटें। प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूने में से एक दें। समूह आ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दें। समूह बा को कॉपर सल्फेट दें 1 चम्मच। समूह सा को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दें और समूह दा को दूध या स्याही की कुछ बूंदें दें। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसको सामने से देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू कर देते हैं? मिश्रण को छान लें। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है? कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह आ और बा एक विलयन पाते हैं। समूह सा एक निलंबन पाता है और समूह दा एक कोलाइट विलयन पाता है। जो पदार्थ जो जल में घुल गए उनसे क्या बना? विलयन। और जो नहीं घुल पाए, जैसे गेहूं का आटा, तो आधा घुल जाएगा आधा नहीं घुल देगा। समोसा को हमने चौक का चूर्ण और गेहूं का आटा दिया था, इसमें कुछ कण रह जाएंगे तो इसे निलंबन प्राप्त हुआ और दूध और स्याही की कुछ बूंदों से कोलाइट विलयन प्राप्त हुआ। इस तरीके से हम जो है फिल्टर पेपर से छानक पत्र, जिसको फिल्टर पेपर कहा जाता है, उससे एक शंकु कीप जैसे बना लेंगे और कीप में लगाकर क्या करेंगे? इन द्रवों को छानेंगे। छानने की प्रक्रिया बताई गई है चित्र में कि इस प्रकार छानेंगे। अब हम विलयनों, निलंबनों और कोलाइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है और कोलाइड विलयन क्या होता है। विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है।
दो या दो से अधिक पदार्थों का कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। यानी इनके भौतिक जो गुण रहेंगे वो समान तरीके से रहेंगे। समांगी मिश्रण जो हमने अभी पढ़ा। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। ये जल में घुल जाते हैं। जब हम नींबू का पानी बनाते हैं तो नींबू का रस जल में घुल जाता है। तो ये कैसे हैं? विलयन है। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल रूप पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। अब हम देखेंगे कि मिश्र धातु क्या होती है। मिश्र धातु क्या होती है? ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल जो है मिश्र धातु है। इसमें लगभग 30% जिंक धातु मिली होती है और लगभग 70% कॉपर धातु मिली होती है। पर इन्हें जब हम पीतल बना लेते हैं तो इसको वापस पृथक करना मुश्किल है। ये पृथक नहीं किए जा सकते। इसे क्या कहा जाएगा? मिश्र धातु कहा जाएगा। पीतल में से हम 30% जिंक और 70% कॉपर की मात्रा को अलग नहीं कर पाते हैं। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक हो, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहा जाता है। विलयन को दो भागों में बांटा गया, विलायक और विलय। जो विलायक है वो, जैसे हम नींबू पानी देखें तो उसमें जल की मात्रा अधिक है, वो दूसरे पदार्थ को अपने में घोल रहा है, तो जल जो है विलायक कहलाएगा और नींबू जो है विलय कहलाएगा। तो विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है जो विलायक में घुला होता है, उसे विलय कहा जाता है। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलय है और विलायक है जल। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलय है और अल्कोहल विलायक है। बात युक्त पेय जैसे सोडा जल और कोक, जैसे आप कोको कोला और स्प्राइट वगैरह पीते हैं, यह तरल विलयन में गैस के रूप में होते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय होती है और जल विलायक होता है। वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। अगला है विलयन के गुण। विलयन के गुण क्या होते हैं? उम्मीद है आपको विलयन समझ में आ गया होगा कि विलयन क्या होता है। विलयन के दो घटक होते हैं, विलय और विलायक। विलायक जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है और जो विलय है उसकी मात्रा कम होती है। विलयन के गुण क्या होंगे? विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर से छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। इसमें विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शान छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी होता है। अगर एक बार विलयन बना दिया जाए तो उसमें से हम कण अलग नहीं कर पाते हैं। जैसे हम घर में जल में अगर नमक घोल दें तो उसमें से हम नमक फिर से अलग नहीं कर पाते हैं। विलयन की सांद्रता।
क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह आ और समूह बा के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र और संतृप्त घोल कहा जाता है। अगर हम विलयन बनाएं और उसमें विलेय की मात्रा अलग अलग रखें, जैसे हमने एक गिलास जल लिया और एक में 1 चम्मच चीनी, दूसरे में 2 चम्मच, तीसरे में 4 चम्मच डाली, तो इस प्रकार से जो है उनमें मात्रा अलग अलग रखेंगे और उनका जो है हम सांद्रण यानी अलग अलग रख सकते हैं, जिसे तनु, सांद्र और संतृप्त घोल कहा जाता है। तो हम जानेंगे तनु, सांद्र और संतृप्त घोल क्या होता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह आ द्वारा प्राप्त विलयन समूह बा की तुलना में तनु है, यानी जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होगी, जैसे कि अगर हमने एक गिलास में 1 चम्मच चीनी घोली और दूसरे में हमने 4 चम्मच घोली, तो दोनों के अपेक्षा अगर हम कंपेयर करें तो जिसमें 1 चम्मच चीनी घोली है वह विलयन तनु है। क्रियाकलाप 2.32 पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें और विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। हमने एक बर्तन में जल लिया और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, 2 चम्मच डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया और चारों चम्मच नमक घुल गया। पर जब हमने 5वीं चम्मच नमक डाला तो वो जो 5वीं चम्मच का नमक है वो अब जल में नहीं घुल रहा। तब हमने 5 डिग्री सेल्सियस जल का ताप बढ़ाया और उसको पुनः जो है वो घुलने लगा। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्रा बराबर है? किसी निश्चित ताप पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता हो। यानी अगर हमने जल कम लिया है तो उसमें विलेय की मात्रा एक निश्चित मात्रा ही घुल सकती है। अगर हम एक बड़े पात्र में विलयन लें या जल लें तो उसमें और मात्रा घोली जा सकती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। एक लिमिट ऐसी आती है जब पदार्थ अब नहीं घुल रहा है, पर जब जितना पदार्थ घुल गया है उसे जो है कहा गया संतृप्त विलयन। जितना विलेय घुल जाता है आसानी से बिना ताप बढ़ाए, बिना कुछ किए, तो वो संतृप्त विलयन कहलाता है। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है, यानी जल की इतनी ही घुलनशीलता या विलायक की इतनी ही घुलनशीलता रही। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। यानी कि अगर एक गिलास में हमने जल लिया और उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है 4 चम्मच नमक घोल लेने की है, 4 चम्मच नमक को अपने में घोल लेने की है, पर हमने सिर्फ 1 चम्मच घोला है, अभी उसमें और घुल सकता है, तो वो असंतृप्त विलयन कहलाएगा। पर अगर हम 4 चम्मच घोल चुके हैं तो वो संतृप्त विलयन कहलाएगा। और 4 चम्मच से अगर 1 चम्मच भी ऊपर किया तो वो नहीं घुलने वाला। तो 4 चम्मच जब उस पर घुल गया है जल में नमक तो वो संतृप्त विलयन कहलाएगा, और अगर 1 है तो वो असंतृप्त कहलाएगा। असंतृप्त यानी उसमें और विलेय घोला जा सकता है, संतृप्त यानी अब इसमें और विलेय घोला नहीं जा सकता। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपयुक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न भिन्न होगी। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय की पदार्थ की मात्रा, किसके? विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
ये लाइन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो है द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान गुणित 100 बटे विलयन का द्रव्यमान। दूसरी विधि है द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत विलेय का पदार्थ का द्रव्यमान गुणित 100 बटे विलयन का आयतन। तीसरी विधि में हम देखेंगे विलयन के आयतन प्रतिशत। यहाँ विलेय का भी आयतन लिया और विलयन का आयतन लिया गुणित 100। यहाँ गुणा में 100 नहीं लगा था, तो आप लगा लेना, बुक में भी नहीं लगा होगा। विलेय का आयतन गुणित 100 बटे विलयन का आयतन। 3 विधियां हो गई, 3 सूत्र हो गए। हम इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 2.11 विलयन के 320 ग्राम विलायक में जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन करना है। इसमें आप देख सकते हैं दोनों द्रव्यमान में दिए गए हैं, यानी ग्राम में दिया है, यानी दोनों का द्रव्यमान दिया हुआ है। विलेय पदार्थ नमक का द्रव्यमान 40 ग्राम, विलायक जल का द्रव्यमान 320 ग्राम, ये हमें दिया हुआ है। अब हम देखेंगे विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान क्या होगा? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, दोनों को जोड़ देंगे, उससे हम विलयन का द्रव्यमान निकाल लेंगे। विलयन का द्रव्यमान दोनों को जोड़ के हमारे पास 360 ग्राम आ जाएगा। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? यहाँ हम सूत्र लगाएंगे फर्स्ट वाला, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान गुणित 100 बटे विलयन का द्रव्यमान, और यहाँ जो है इनका मान रखेंगे, यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 40 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान 360 और यहाँ गुणा 100। इसे हम हल कर देंगे, यानी सरल कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 4 से ये 10 बार कट जाएगा, 4 नाम 36, ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 9। इसे हम काटेंगे तो 11.1% उत्तर आ जाएगा। ये हमारे विलयन की सांद्रता निकल आई। अब दोस्तों हमें पढ़ना है निलंबन क्या है। निलंबन क्या है? क्रियाकलाप 2.2 में समूह सा के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल, जिसमें हमने आटा या चौक के पाउडर को जो है जल में घोला था। वह विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। जब हम उसे छान रहे थे, अगर हम किसी गेहूं के आटे को जल में घोलेंगे और उसे छानेंगे तो उसमें कुछ कण रह जाते हैं, तो इसे निलंबन कहा जाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं। विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं। आटे के जो कण हैं वो पूरे जल में नहीं घुल रहे हैं, नहीं घुलते हैं, यानी विलेय पदार्थ के कण नहीं घुलते, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। आप देखेंगे चम्मच से, आप 1 चम्मच आटे को एक जल में घोलना, कांच की गिलास में जल लेना और उस जल में 1 चम्मच जो है आटे को मिलाना और अपनी आँखों से देखना, उसमें आपको कुछ कण तैरते हुए नजर आएंगे। निलंबन के गुणधर्म, तो निलंबन के गुणधर्म क्या होते हैं? निलंबन के गुणधर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जहाँ हमने पढ़ा था विलयन में प्रकाश की किरण नहीं फैलाते हैं, पर निलंबन जो है प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, यानी दिखाई देने लगता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है।
छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। हम छान के विलेय और विलायक को अलग अलग कर सकते हैं। निलंबन की स्थिति में जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण प्रकीर्णन रुक जाता है। यहाँ हमने जाना निलंबन क्या है। अब हम जानेंगे कि कोलाइडल विलयन क्या है। कोलाइडल विलयन क्या है दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, इसी अध्याय के पार्ट 2 जो आज शाम 7 बजे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। हम इस जो सीरीज़ को हर अध्याय को 2 पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं। यहाँ हम सुबह 11 बजे आपको पार्ट 1 की वीडियो प्रोवाइड करते हैं और शाम के 7 बजे आपको पार्ट 2 की वीडियो प्रोवाइड की जाती है। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों, शाम 7 बजे हम पार्ट 2 लेके आएंगे। और आप प्रश्नोत्तर सीरीज से जुड़ना ना भूलें। प्रश्नोत्तर सीरीज में आपको इस बुक में एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको प्रश्नोत्तर सीरीज में मिल जाएंगे। आपको कहीं और नहीं ढूंढना पड़ेगा प्रश्नों के उत्तर। आपको बिल्कुल सही जानकारी सही उत्तरों के साथ आपको प्रश्नोत्तर सीरीज़ में प्रोवाइड कर दी जाती है। आप उससे भी जुड़िए और शाम को 7 बजे भूलना नहीं, पार्ट 2 आने वाला है इस वीडियो का। जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।